औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूँ सितार आमिर ज़ेर एडवोकेट और आज का मेरा लेक्चर एग्रीमेंट टू सेल पर है। लेक्चर की डेप्थ में चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। आज का जो मेरा लेक्चर है ये अक्सर लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब भी कोई प्रॉपर्टी बेची या खरीदी जाती है तो सबसे पहले जब बयाना देते हैं तो उस टाइम एक एग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है, इकरारनामा जिसे कहते हैं, और उसके बाद एक रजिस्ट्री जिसे हम कहते हैं आम जुबान में सेल डीड या बैनामा, तो वो तैयार की जाती है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? आम आदमी को इसके बारे में नहीं पता होता कि इसका आपस में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि एग्रीमेंट टू सेल जो होता है, इकरारनामा जो होता है, ये कोई भी राइट या टाइटल क्रिएट नहीं करता। फर्ज किया आप अगर किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आप उसको बेचना चाह रहे हैं, तो आपने किसी से बयाना लेकर एग्रीमेंट टू सेल कर लिया है, स्टाम्प पेपर पर वो तहरीर कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब वो बंदा इसका मालिक बन गया है। चाहे उसने बयाना दिया हो, बयाना मतलब कि कुछ रकम उसने दी हो, 50 लाख का सौदा हुआ है तो उसने 1 लाख रुपए बयाना दे दिया, या उसने पूरी 50 लाख रुपए का पेमेंट करके उसने एग्रीमेंट टू सेल किया है, तब भी वो प्रॉपर्टी उस बंदे के नाम ट्रांसफर नहीं हुई। वो प्रॉपर्टी बेशक आपने पूरी पेमेंट ले लिया तब भी अभी तक आपके नाम पर ही है, और वो बंदा पूरी पेमेंट करने के बावजूद भी इसका मालिक नहीं बना। तो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कोई राइट ट्रांसफर नहीं करता, किसी तरह का टाइटल क्रिएट नहीं करता। जबकि जो सेल डीड होती है वो अगर रजिस्टर्ड करवा ली जाए, तो आपने फर्ज किया एक आदमी ने सेल डीड करवा दिया, दूसरे बंदे के नाम पर 5 मरले जमीन थी, वो दूसरे बंदे के नाम पर ट्रांसफर करवा दिया है। वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में गया, वहां जाके बयान दिया कि ये प्रॉपर्टी मैं इसके नाम पर ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ। अब चाहे उसने दूसरे बंदे से पेमेंट रिसीव की है या नहीं की, उसने जाके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में बयान दे के सेल डीड को रजिस्टर करवा दिया है, तो अब वो दूसरा बंदा इस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस होता है कि एग्रीमेंट टू सेल किसी तरह का राइट ट्रांसफर नहीं करता, जबकि सेल डीड जो होती है वो ऑनरशिप राइट्स जो होते हैं वो क्रिएट कर देती है, वो ट्रांसफर कर देती है। अब इसके बाद है कि एग्रीमेंट टू सेल बनाया कैसे जाता है। आज का बेसिकली जो मेरा लेक्चर है वो एग्रीमेंट टू सेल पर है। तो एग्रीमेंट टू सेल जब दो पार्टीज आपस में किसी प्रॉपर्टी के बारे में एग्रीड हो जाती हैं कि ये प्रॉपर्टी, एक आदमी कहता है कि मैं बेच रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं खरीद रहा हूँ, तो खरीदने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो जो बेचने वाला है सबसे पहले तो उससे वो उसकी प्रॉपर्टी की मलकियती सबूत उसे कहे कि मुझे दो। मलकियती सबूत में एक तो होती है रजिस्ट्री, होती है जो उसी प्रॉपर्टी की पहले से रजिस्ट्री इस बंदे के नाम पर है, और दूसरा होता है फ़र्द होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विरासती जायदाद है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होती, तो उसका उसके पास इंतकाल होना चाहिए जिसमें वो बंदा उसके नाम पर वो इंतकाल मौजूद है कि ये इस ज़मीन का मालिक है। उसके बाद एक और चीज़ अगर आपने देखनी है कि फ़र्ज़ किया ना तो उस बंदे के पास रजिस्ट्री है ना फ़र्द है, और वो कहता है कि ये फ़लाँ बंदे की मलकियत है तो मैं उसके ब्याह पर आपके साथ ये सौदा कर रहा हूँ, तो उस सूरत में इस बंदे के पास असल मालिक की तरफ से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होना ज़रूरी है, क्योंकि बगैर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ये बंदा इस जायदाद का सौदा नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट, जब ये सारे मामलात हो जाएंगे, दोनों पार्टीज आपस में राजी हो गई कि मैंने इतनी पेमेंट, टोटल इतनी पेमेंट है इस प्रॉपर्टी की, आज इतना बयाना देना है, बकिया पेमेंट है फलां डेट तक देंगे। नेक्स्ट जो इसमें स्टेप आएगा वो ये होगा कि आप दोनों पार्टीज एक स्टाम्प खरीदेंगी। कई लोग सादा कागज पर भी कर देते हैं ये एग्रीमेंट टू सेल, लेकिन उसका ये होता है कि आगे जाके कई बार इश्यूज उसके बढ़ जाते हैं। एक इस पर जजमेंट है 2014 CLD 920, तो इसमें यही हुआ था कि एक जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी तो वो बेची गई थी सादा कागज पर, तो इसमें कोर्ट ने आगे जाके ये खारिज कर दिया था। तो उसमें सिर्फ यही तो नहीं था कि ये सादा कागज पर है, और भी कुछ फैक्टर्स थे, लेकिन यह है कि इस पर वो खारिज हो गया था। तो बेहतर यही है कि आप स्टाम्प खरीदें, और स्टाम्प भी आजकल जो
बैंक से मिलते हैं, तो वो ख़रीद के आप वहाँ पर उस पर वो एग्रीमेंट टू सेल तहरीर करें। एग्रीमेंट टू सेल तहरीर किस तरह किया जाता है? सबसे पहले जो बेचने वाली पार्टी होती है उसका नाम, वल्दियत और उसका तमाम एड्रेस और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। फिर जो दूसरी पार्टी होगी वो ख़रीदने वाली होगी, सेम इसी तरीके से ख़रीदने वाले का नाम, वल्दियत, एड्रेस और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस एग्रीमेंट टू सेल का। इसमें आपने प्रॉपर्टी की जो सबसे पहले खेवट, खतूनी, खसरा नंबर लिखना है। ये प्रॉपर्टी कहाँ पर वाक़ई है, मौज़ा कौन सा है, तहसील डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये तमाम उसकी लिखनी है, एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने इस प्रॉपर्टी का हर हाल में आपने जो अदू दरबा है वो लिखना है। अदू दरबा से मुराद होती है कि इस प्रॉपर्टी के साथ जो जुड़ा हुआ मशरक़ की तरफ कौन सी चीज़ है, इसी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई मगरब की तरफ कौन सी चीज़ है। मिसाल के तौर पर मशरक़ में अगर आप इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल साथ कोई रोड जा रही है मशरक़ की साइड से, तो आपने लिखना है अदू दरबा में लिखना है कि मशरक़, और आगे लिखना है रोड 50 फीट। इसी तरह अगर मगरब की तरफ कोई गली जा रही है तो आपने लिखना है गली मगरब, गली 20 फीट। इसी तरह अगर शुमाल की तरफ किसी आदमी का प्लाट है तो आपने लिखना है शुमाल प्लाट मलकीती और उस आदमी का नाम लिखना है। इसी तरह जनूब की तरफ जिस आदमी की कोई प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ है जो उस पर आपके प्लाट के साथ जुड़ी हुई है, तो वो लिखनी है। ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, ये आपने लाजमन इसमें मेंशन करनी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें लिख के फिर नेक्स्ट आपने लिखना है कि आज मैं इतना बयाना दे रहा हूँ, और बयाना किस तरह दे रहे हैं, जो रकम आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप कैश कर रहे हैं तो वो बाद में साबित करना, अगर कोई भी इशू बनता है दोनों पार्टीज में, तो जो कैश पे की जाती है उसको साबित करना मुश्किल है। इसलिए पेमेंट करने के लिए कोशिश करें कि या तो पे ऑर्डर दें, या बजरिया चेक पेमेंट करें, या उस जो बेचने वाला है उसके अकाउंट में वो अपनी जो जितनी भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो करें थ्रू बैंक, तो या किसी और ऑनलाइन तरीके से करें, ताकि जितनी भी ये ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं इनको बाद में कोर्ट में साबित करना पड़े तो आप इजीली उसको साबित कर सकते हैं कि ये फ़लाँ डेट को मैंने इस आदमी के अकाउंट में इतनी रकम ट्रांसफ़र किया और उसी की बाबत ये एग्रीमेंट टू सेल भी मौजूद है। तो जो कैश पेमेंट की जाती है उसके लिए अगर बाद में इश्यूज बनते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको साबित कैसे किया जाए। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने आखिर में जो होता है वो गवाह, जो बेचने वाला, खरीदने वाला और गवाहों के दस्तखत, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के, नाम लिख के, वल्दियत लिख के उनके दस्तखत करवाने हैं। और दस्तखत से इनकार भी किया जा सकता है, इसलिए आपने मर्द जो होते हैं उनके लेफ्ट हैंड का वो निशान लगवाना है, और अगर औरत कोई है तो उसके राइट हैंड का। तो आपने ये निशान अंगूठा लाजमी लगवाना है उस पर। साइन जिस तरह के भी हों, लेकिन साइन ये निशान अंगूठा लाजमी होना चाहिए, बेचने वाले का भी, खरीदने वाले का भी, और जो जितने गवाह हैं वो भी। तो गवाहों का अक्सर ये किया जाता है कि 2 गवाह लिखे जाते हैं, एक बेचने के वाले की तरफ से, एक खरीदने वाले की तरफ से। तो उसमें इशू ये बनता है कि बाद में आपको कोई भी एग्रीमेंट साबित करने के लिए 2 गवाहों की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो जो ये गवाह है, एक है आपके पास और दूसरा तो दूसरी तरफ से है, तो वो तो आपके हक में गवाही नहीं देगा। तो इसलिए ज़रूरी है, और ये आपके लिए बेहतर भी है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा गवाह भी वहाँ पर लिखवा सकते हैं। क्योंकि अगर 2 गवाह लिखवाते हैं तो लेट्स सपोज़ कि किसी की डेथ हो गई तो आपके पास फिर 1 गवाह रह गया, और अगर वो किसी वजह से कोर्ट में हाज़िर नहीं हो सका तो आपके पास 1 गवाह भी नहीं है, और इस एग्रीमेंट को साबित करना आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर 2 गवाहों से ज़्यादा भी लिखवाना चाहें तो आप लिखवा सकते हैं, लेकिन अपने 2 गवाह लाज़मन डालने हैं, दूसरी पार्टी बेशक जितने भी डाले, लेकिन आपने 2 या 2 से ज़्यादा ही डालने हैं। जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके लिए एक सवाल आता है कि क्या इसको रजिस्टर्ड करवाया जाए या नहीं। तो इसमें है कि इसको आप रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि एग्रीमेंट टू सेल कोई राइट क्रिएट नहीं करता, कोई राइट ऑनरशिप राइट ट्रांसफ़र नहीं करता, तो इसलिए इसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसको आप नोटरी पब्लिक के पास जाके इसको अटेस्ट ज़रूर करवा लें। नोटरी पब्लिक के पास जाके जब आप इसको अटेस्ट करवा लेंगे तो वहाँ पर भी वो उसकी स्टैम्प वगैरह लग जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपने अगर जो प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं तो वो लाजमन मेंशन करें कि आपने कब्ज़ा इसका ले लिया या नहीं। और बेहतर यही होता है कि जब आप
पेमेंट कर रहे हैं, बयाना दे रहे हैं, तो उसी टाइम आप कब्जा ले लें। कब्जा ले लें और साथ उसमें एग्रीमेंट में लिख दें कि ये कब्जा मैंने ले लिया है। तो बाकी पेमेंट जब मैं फलां डेट को करूँगा तो उसी टाइम ये बंदा मेरे हक में रजिस्ट्री करवाएगा, तो कब्जा ऑलरेडी मेरे पास है। ये चीज़ें आपने लाजमन इसमें लिखनी है कि बकिया पेमेंट कब तक होगी, और उसी टाइम वो रजिस्ट्री भी करवाने का पाबंद है। जब आप फुल पेमेंट करेंगे तो वो रजिस्ट्री भी आपके नाम पर ट्रांसफ़र करेगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद लेट्स सपोज के रजिस्ट्री नहीं होती, आप पेमेंट नहीं कर सकते, तो इसमें अक्सर ये होता है कि अक्सर लोग जाके जो केस कर देते हैं अदालत में, तो वो डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर देते हैं जो कि मेंटेनेबल नहीं होता। इसमें अगर आपके लिए बेहतर यही होता है कि दो तरह से आप इसके केसेस कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो एग्रीमेंट लिखा जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि अगर बेचने वाला किसी तरह की कोई वो करेगा, एनराफ करेगा इससे, तो थ्रू कोर्ट जो खरीदने वाला है वो अपने नाम इसको ट्रांसफर कर सकता है। और अगर खरीदने वाला किसी तरह से वो कोई मतलब करता है, इससे वायलेशन करता है इस एग्रीमेंट की, तो जो बेचने वाला है वो इसका जो बयाना है वो जब्त किया जाएगा और डबल बयाना इससे वो ले सकता है। तो आप इसमें एक तो दो ऑप्शन होते हैं कि आप सूट फॉर कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसको कैंसिल करके मेरे बयाना की रकम वापस दी जाए। लेकिन ये इतना ज़्यादा इसको भी आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने आज से 2 साल पहले पेमेंट की हुई है तो इस टाइम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कहीं पहुंच जाती है। तो आप तो पुरानी जो एग्रीमेंट हुआ है उसी के हिसाब से आपने पेमेंट करनी है। तो दूसरा होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये सबसे बेहतर होता है। इसका मतलब होता है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है आप अदालत से कहते हैं कि ये मेरे हक में डिग्री किया जाए ये सूट, और ये जो प्रॉपर्टी है, और उस वक़्त जब भी आपका एग्रीमेंट हुआ था तो उस टाइम मैंने इतने पेमेंट पर इसको खरीदने के लिए मायदा किया था, तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफ़र की जाए, और मैं जो बकिया पेमेंट है जो अभी रहती है मैंने दी नहीं है, तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, थ्रू कोर्ट में देने के लिए तैयार हूँ। तो वो आप देके, तो चूँकि उसकी कीमत इस टाइम ज़्यादा हो चुकी है तो आपको वो ज़्यादा फ़ायदे में है। तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमेशा करें इस पर। उम्मीद है आज का लेक्चर मेरा आपको पसंद आया होगा, आपने इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी ली होंगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो रिक्वेस्ट है इसको आगे शेयर भी कर दें। फ़ी अमानिल्लाह।